So hello and welcome everyone to matrices and determinant lecture series. This is lecture number 7. ये इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर है डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या मीनिंग होता है, जैसे पहले हम सिमिलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, कि एक मैट्रिक्स ए मान लेते हैं किसी मैट्रिक्स बी के सिमिलर है। ठीक है, तो उसकी अभी प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे हम कि ए मैट्रिक्स बी के सिमिलर तब कहलाई जाएगी कि ए मैट्रिक्स बी के सिमिलर है। तो इसको बोलेंगे कि ए इज सिमिलर टू बी। ए इज सिमिलर टू बी। तो यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स हैं, एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स ए, सपोज ए इज अ मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो गई, इसको डी में लिखता हूँ। डी यहाँ पे क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स। तो अगर मान लेते हैं ए मैट्रिक्स किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं कि ए इज डायगोनलाइजेबल। ठीक है, ए मैट्रिक्स क्या है, डायगोनलाइजेबल है। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस आती हैं कि सपोज ए हर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ मैट्रिक्स मीन्स हर मैट्रिक्स किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो जाए, ऐसा इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। तो वो कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस हैं कि जो डायगोनलाइजेबल होती हैं, कुछ होंगी जो डायगोनलाइजेबल नहीं होंगी। तो इस उसमें हम वो क्राइटेरिया देखेंगे। पहले हम देखेंगे डायगोनलाइजेबल होती क्या है, सिमिलर क्या होता है, डायगोनलाइजेबल क्या होती है। फिर हम देखेंगे कि कंडीशन क्या होती है डायगोनलाइजेबिलिटी। ठीक है, अच्छा, ठीक है। उसके बाद देखो, पहले हम सिमिलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो सिमिलर मैट्रिक्स क्या होती है, देखो, लेट ए एंड बी बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस, देन ए इज कॉल्ड सिमिलर टू बी if there exists a non-singular matrix P such that A is equal to P inverse BP। मीन्स A मैट्रिक्स है, ये किसी मैट्रिक्स B के सिमिलर कब कहलाएगी, जब हम A को ऐसे लिख पाएंगे, P इनवर्स A P। P इज एनी, ये जो P मैट्रिक्स है, P क्या है हेयर, P इज एनी कोई भी मैट्रिक्स है, एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मीनिंग ये होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा है। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये। तो अगर किसी मैट्रिक्स ए को हम इस फॉर्म में लिख पाए कि ए इज इक्वल टू पी इनवर्स बी इंटू पी, तो हम बोलते हैं कि देन ए इज सिमिलर टू बी, सिमिलर टू पी। तो कोई भी दो मैट्रिक्स सिमिलर हो सकती है। अब वो मैट्रिक्स किस टाइप की है, कैसी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो मैट्रिक्स सिमिलर हो सकती हैं अगर पी और पी मतलब पी एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे, कि हम ए को इस टाइप से लिख पाए कि ए इज इक्वल टू पी इनवर्स बी एंड पी। ए एंड ए और बी जो है ये सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, उस पर कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, ए और बी क्या है, सिंगुलर भी हो सकती है, नॉन सिंगुलर भी हो सकती है, पी नॉन सिंगुलर होनी चाहिए लेकिन। ठीक है, तो ये है कंडीशन, इसको बोलते हैं हम सिमिलर मैट्रिसेस। अच्छा, सिमिलर मैट्रिसेस के बाद है ऑर्थोगोनली सिमिलर। ऑर्थोगोनली सिमिलर का मतलब होता है कि देखो, जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि ए का जो इनवर्स है वो ए ट्रांसपोज है। दैट मीन्स क्या हो गया, ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ये मतलब होता है, ये होती है किसकी डेफिनेशन, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन कि ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होता है, आइडेंटिटी। दैट मीन्स ए का जो इनवर्स है, तो जो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे इनवर्स था वो पी इनवर्स था, वो यहाँ पे पी ट्रांसपोज बन गया बस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लेट ए एंड बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस, लेट ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस, देन ए इज कॉल्ड सिमिलर टू बी इफ देयर एग्जिस्ट एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पी सच दैट। अगर हम ए को ऐसे लिखें, ए इज इक्वल टू पी इनवर्स यहाँ पे पी ट्रांसपोज जाएगा, पी ट्रांसपोज बी पी। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे पी क्या है, पी ऑर्थोगोनल है, पी इज ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, पी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो हम बोलेंगे कि ए इज ऑर्थोगोनली सिमिलर टू बी। ऑर्थोगोनली सिमिलर हो गए, सिमिलर तो है ही। तो क्योंकि ये अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है तो हम बोलेंगे कि ए इज ऑर्थोगोनली सिमिलर। इस वाले केस में क्या था, ए इज सिमिलर, इसमें सिमिलर है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पर क्या है, ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है। ठीक है, इसमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा मीन्स कि नॉन सिंगुलर तो होनी चाहिए, ऑर्थोगोनल होनी चाहिए। ऑर्थोगोनल क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ठीक है, इस ऐसी मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो पी इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा कि पी इनवर्स इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। तो ऊपर वाली डेफिनेशन में हमने इसको रिप्लेस कर दिया, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद है डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या होगी। डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स हम उसको बोलेंगे अगर कोई मैट्रिक्स किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो जाती है। देखो, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनलाइजेबल
मैट्रिक्स इफ इट इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाए, ऐसा हो जाए कि ए इज ए इज सिमिलर टू डी। दैट मीन्स क्या है इसका मतलब, इसका मीनिंग ये है कि ए इज इक्वल टू पी डी पी ट्रांसपोज। यहाँ पर पी क्या है, पी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, पी सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और डी होती है जो डी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नॉन डायगोनल एंट्री सारी जीरो होती है, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो अभी हम देखेंगे कि जैसे सपोज ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ए एक मैट्रिक्स है और इसकी आइगन वैल्यू आई मान लेते हैं लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, ठीक है, ये लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, ये अगर ये तीनों की तीनों लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, ठीक है, डिस्टिंक्ट है, अगर मान लेते हैं रिपीट भी हो रही है तभी भी क्या होता है, जब अगर डिस्टिंक्ट आ रही है, यहाँ पे मान लेते ऐसा होता है कि लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, अगर ये सारे के सारे क्या डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, तो फिर ए ए मैट्रिक्स जो है, ए मैट्रिक्स किसके सिमिलर हो जाएगी, इस मैट्रिक्स के सिमिलर हो जाएगी। यहाँ पे लैम्डा वन जीरो जीरो जीरो, लैम्डा टू जीरो जीरो जीरो, लैम्डा थ्री, ऐसे, ठीक है, आइगन वैल्यूज आ जाएंगे उसके डायगोनल में, बाकी बाकी सारे जीरो हैं, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गई डी, है ना। तो ए मैट्रिक्स इसके सिमिलर हो जाते हैं अगर डिस्टिंक्ट है, इवन इफ दे आर नॉट डिस्टिंक्ट तभी भी क्या है, सिमिलरिटी की कंडीशन होल्ड हो सकती है, ठीक है, सिमिलरिटी तभी भी हो सकती है, लेकिन उस पर फिर कंडीशन आ जाती है कुछ कुछ ना, देखते हैं हम अभी कि इफ रिपीटेड रूट, रिपीटेड आइगन वैल्यूज, इसको मैं अभी प्रॉपरली पीछे लिख के दिखाऊंगा। रिपीटेड आइगन वैल्यूज आती हैं तो ए मे नॉट बी सिमिलर, मे नॉट बी डायगोनलाइजेबल, मे नॉट बी डायगोनलाइजेबल, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ठीक है, ए मे नॉट बी डायगोनलाइजेबल, डायगोनलाइजेबल ना हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है कब, जब रिपीटेड आइगन वैल्यूज आती हैं। तो आप देखो ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या होगी, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स इफ इट इज ऑर्थोगोनली सिमिलर टू, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अभी ऑर्थोगोनल सिमिलर की क्या कंडीशन थी कि ए इज सिमिलर टू डी, दैट इज इसका मतलब क्या होगा, ए इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज डी पी, ठीक है, यहाँ पर पी क्या है, पी इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, पी इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, डी क्या है यहाँ पे, डी है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, डी डायगोनल मैट्रिक्स है, पी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो अगर ए किसी डायगोनल मैट्रिक्स ऑर्थोगोनली सिमिलर है, उसके लिए ये है कि ये एग्जिस्ट होना चाहिए, कि मतलब एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करनी है सच दैट ए इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज डी पी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि पी इनवर्स इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज के इक्वली उसका इनवर्स है। तो अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो उसको बोलते हैं कि इट इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आगे, अच्छा पहले हम सिमिलर मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सिमिलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है कि इफ ए इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज सिमिलर टू ए, ठीक है, तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि अगर ए किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर होती, डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनलाइजेबल है मतलब ना, तो ए ट्रांसपोज ए के सिमिलर हो जाएगा। इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन देन ए बी एंड बी ए आर सिमिलर, तो अगर मतलब ए एंड बी क्या है नॉन, मतलब इसका मतलब ये है कि ए बी इज सिमिलर टू बी ए, अगर दोनों के दोनों क्या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तब, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, अ नॉन जीरो मैट्रिक्स इज निलपोटेंट इफ एंड ओनली इफ ऑल इट्स आइगन वैल्यूज आर जीरो। तो हालांकि सिमिलर मैट्रिक्स का नहीं है, ये पॉइंट पिछले लेक्चर में बताना भूल गया था मैं, तो इसको यहाँ पे कि निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी अगर उसकी सारी ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरो, अगर किसी मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज जीरो है तो वो निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी, ठीक है। इफ ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरो तो वो निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी, ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है। अब देखो ये है जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर मैट्रिसेस। तो मान लेते हैं दो मैट्रिक्स अगर सिमिलर हैं, ए एंड बी आर सिमिलर मैट्रिसेस, क्यों पढ़ रहे हैं डायगोनलाइजेबिलिटी का, तो देखते हैं देखो, ए एंड बी आर सिमिलर मैट्रिसेस देन दे हैव सेम डिटरमिनेंट, अगर दो मैट्रिक्स सिमिलर है ए और बी के, मतलब ए इज सिमिलर टू बी, तो पहली प्रॉपर्टी है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है दे हैव सेम ट्रेस, मतलब कि ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी, ये हो जाएगा।
तीसरी प्रॉपर्टी सब कुछ सेम हो जाएगा दोनों का, ठीक है, रैंक भी सेम हो जाएगी। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी, रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी दोनों इक्वल हो जाएंगे। फोर्थ है कि दोनों की नलिटी भी सेम हो जाएगी, जब रैंक सेम है तो नलिटी नलिटी भी दोनों की सेम हो जाएगी, नलिटी ऑफ बी। ठीक है, फिर उसके बाद है दे हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, जब आइगन वैल्यूज भी सेम होंगी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जब सेम है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इज सेम एज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी। फिर सिक्स है कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज सेम एज, मतलब इक्वल नहीं बोले, इज सेम एज आइगन वैल्यूज ऑफ बी। तो देखो सिमिलर मैट्रिक्स होने से कितना फायदा है कि अगर कोई मैट्रिक्स की डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर, डायगोनल मैट्रिक्स में कैलकुलेशन करना आसान होता है ना। डायगोनल मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज है वो डायगोनल एलिमेंट ही होते हैं, और उसका डिटर्मिनेंट भी उसका प्रोडक्ट होता है, तो इस टाइप की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती है डायगोनल मैट्रिक्स के पास, इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स को कैलकुलेशन करना आसान होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हर मैट्रिक्स किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो जाए, लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता। अगर अंडर व्हाट कंडीशंस, मतलब हम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंडीशंस फॉर अ मैट्रिक्स टू बी डायगोनलाइजेबल। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कंडीशंस फॉर अ मैट्रिक्स टू बी डायगोनलाइजेबल। ठीक है, डायगोनलाइजेबल होने की क्या कंडीशन है? सबसे पहले है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स पे। ठीक है, इस पे कंडीशन है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन ये है कि ए इज डायगोनलाइजेबल इफ इट हैज अ फुल सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। मतलब अगर सारे के सारे आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, मतलब दैट इज सपोज मान लेते हैं इफ ए इज n by n matrix, then A has A has n linearly independent eigenvectors. Linearly independent eigenvectors। अगर A के पास n linearly independent eigenvectors होते हैं, ठीक है, मतलब फुल सेट ऑफ linearly independent eigenvectors का मतलब क्या है कि n linearly independent eigenvectors अगर A के पास, तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन है किस पे, मल्टीप्लिसिटी पे, आइगन वैल्यूज की मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यूज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मल्टीप्लिसिटी मतलब कितनी बार रिपीट हो रहा है ना। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी का मतलब है कि अगर एक ही सारी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है, यहाँ पे लिखेंगे इफ, अभी जो मैं पीछे भी कह रहा था कि इफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर डिस्टिंक्ट, देन क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल, ए इज डायगोनलाइजेबल। ठीक है, डायगोनलाइजेबल है। बट अगर मान लेते हैं कि जो मैट्रिक्स आइगन वैल्यू रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, मैं ये लिखता हूँ इफ ए हैव रिपीटेड आइगन वैल्यूज, मतलब रिपीट हो रही है, जैसे कि 2 2 4 या 3 3 5 या 3 3 3 3 3, बहुत सारी इस टाइप से। ठीक है, तो उसका क्या, तब क्या होगा, इफ ए हैज रिपीटेड आइगन वैल्यूज, मतलब ठीक है रिपीटेड, या उसको बोलते हैं एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है कि कितनी बार वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी इफ द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट आइगन वैल्यू मैचेस द एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। मतलब ये क्या होगी, इफ, देन यहाँ पे लिखेंगे देन A is diagonalizable if, कब होगी, एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी जो है,
एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है। एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू क्या बन जाए, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, मतलब ऑफ लैम्डा आई, ऑफ किसकी, जो रिपीट हो रहा है रूट, सपोज लैम्डा आई हो, ठीक है, लैम्डा आई, तो ऑफ लैम्डा आई जो रिपीट हो रहा है रूट, उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाए, सेम हो जाए। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाए, उसकी सेम हो जाए। ऑफ लैम्डा आई। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मैंने पहले बताया था, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स corresponding to lambda I, corresponding to lambda I, मतलब लैम्डा आई जो 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 वेक्टर रिपीट हो रहा है ना, लैम्डा आई, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो सेम होनी चाहिए एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी के, तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती है, ठीक है। तो दो कंडीशन आ गए हमारे पास कि आइगन वैल्यूज क्या है, अगर डिस्टिंक्ट है सारे के सारी तो तब तो डायगोनलाइजेबल, रिपीटेड के केस में क्या है, एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। थर्ड वाला जो पॉइंट है इसमें, थर्ड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं, क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, इट इज ऑलवेज डायगोनलाइजेबल। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनलाइजेबल, मतलब अगर मैट्रिक्स क्या है, रियल रियल सिमेट्रिक है, रियल रियल नंबर है उसमें, और वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है, तो वो हमेशा डायगोनलाइजेबल है, चाहे उसके डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आए, चाहे रिपीटेड आए, रिपीटेड होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके अलजेब्राइक और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अपने आप ही सेम हो जाएगी, ठीक है। तो ये है, तो ठीक है, तो ये है, तो ये हमारे पास तीन तीन अलग अलग कंडीशन थी, कंडीशन फॉर मैट्रिक्स टू बी डायगोनलाइजेबल। तो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या है, पहले हमने देखा कि आइगन वैल्यूज, ए हैज लीनियरली इंडिपेंडेंट एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि मल्टीप्लिसिटी, अगर मान लेते हैं अगर डिस्टिंक्ट आ रही है सारी की सारी, तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्टिंक्ट आ रही तो सारे के सारे एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर अपने आप ही हो जाएंगे ये वाले। और अगर रिपीट हो रही है तो उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ये सेम होनी चाहिए, अगर ये सेम आ रही है फॉर ईच, मतलब फॉर लेमडा आई जो रिपीट हो रहा है आइगन वैल्यू, ठीक है, तो उसके लिए अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम आनी चाहिए। तीसरा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब कोई मैट्रिक्स क्या कहलाएगी कि ये मैट्रिक्स क्या है, दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, ठीक है। तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी। अब अब हम एक एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि मान लेते हैं हम कैसे निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास सपोज ये क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है सपोज हमारे पास कि डायगोनलाइज द मैट्रिक्स, ठीक है, इसको हमें चेक करना है कि ये किसी डायगोनल मैट्रिक्स से इक्वल है कि नहीं है। तो क्वेश्चन ये है सपोज हमारे पास, डायगोनलाइज द मैट्रिक्स, तो ये सारा आइगन वैल्यूज का खेल है। अगर आइगन वैल्यूज मैट्रिक्स की हमें ठीक ठाक पता है, डिस्टिंक्ट आ रही है, रिपीटेड आ रही है, तो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का खेल है, मतलब 3 - 3 0 0 4 0 0 9 एंड 3, सपोज ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके आइगन वैल्यूज निकालेंगे। तो आइगन वैल्यूज निकालने के लिए क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स क्या आ गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू जाएगा 3 - λ 0 0 - 3 4 - λ 9 0 0 3 - λ, ठीक है। ये क्या है, इज इक्वल टू, इसको जीरो रख दिया, तो इसके जब हम रो वन क्या लूँगा, इसको एक्सपेंड करूंगा मैं, तो आएगा 3 - λ विद इन ब्रैकेट 4 - λ इंटू 3 - λ माइनस जीरो, बाकी के सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। तो ये इतना आ गया, मतलब 3 - λ 4 - λ एंड 3 - λ इक्वल टू जीरो। तो ये क्या आ गया, आइगन वैल्यूज हमारे पास लैम्डा इक्वल टू 3
3 एंड 4, तो तीन आइगन वैल्यूज आ गई। तो ये रिपीटेड रूट वाला केस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, ये आइगन वैल्यूज आ गए हमारे पास। ठीक है, ये आ गया। अब हमको क्या करना है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालने पहले। तो हमको क्या निकालने हैं, आइगन वेक्टर्स। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट करके रखे हुए हैं, तो एक बार कैसे निकालते हैं ये पिछले लेक्चर में बता रखा है। ठीक है, तो पहला जो है आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 क्योंकि दो बार रिपीट हो रहा है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो आइगन वेक्टर्स आएंगे। x1, आई थिंक ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, चलो नहीं भी करा तो कोई बात नहीं। x1, सपोज हमारे पास ये आइगन वेक्टर आया 3 0 1, x2 इज इक्वल टू, ये 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, 1 3 एंड 0, यह है। और कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 4, लैम्डा इक्वल टू 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आया वो मान लेते हैं x3, दैट इज इक्वल टू, वो है सपोज कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 4 जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो आया था वो 0 1 0, ये आएगा। ठीक है, तो सब कैलकुलेट करके देख लेंगे, ये हमारे पास तीन आइगन वेक्टर्स आ गए। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास ये तीन आइगन वेक्टर्स आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वो पी मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है कि जिसके सिमिलर हो गए, मतलब जो पी डी पी इनवर्स। ठीक है, तो पी मैट्रिक्स जो होगी ना, पी मैट्रिक्स तो देखो सीधे सीधे यही मैट्रिक्स जाएगी जो कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स उसके कॉलम होंगे। 3 0 1, पी मैट्रिक्स तो ये हो जाएगी 3 0 1 1 3 एंड 0 एंड 0 1 0, ये तो हो गए पी। अब पी का इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है पहले हमको, पी इनवर्स। तो अब मैट्रिक्स का इनवर्स, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो नहीं है, तो ऑर्थोगोनल होती है तो फिर इसका इनवर्स इसका ट्रांसपोज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें इनवर्स इसका कैलकुलेट करना है। तो इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा लेंदी काम है, तो इनवर्स सब कैलकुलेट करना आई होप सबको आता होगा कि मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट निकालेंगे मैट्रिक्स का और डिटर्मिनेंट निकाल के उसे डिवाइड कर देंगे। तो जो मैट्रिक्स इसका मैट्रिक्स का इनवर्स आ रहा है वो आ रहा है 0 0 1 1 0 -3 -3 1 एंड 9, ये इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट करा, इतना आ गया। तो हमने क्या करा, देखो शुरू में हमारे पास ए मैट्रिक्स थी, उसकी आइगन वैल्यूज निकाली हमने, ये तीनों आइगन वैल्यूज आ गई। फिर हमने उसके आइगन वेक्टर्स निकाले, तो ये तीन आइगन वेक्टर्स आ गए हमारे पास, कौन कौन से, एक ये, ठीक है, मतलब एक ये वेक्टर निकाला, एक ये, तीन आइगन वेक्टर्स आ गए। इन तीन आइगन वेक्टर्स को, इसको मैंने यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा और इसको यहाँ लिखा, तीन इसमें कॉलम में हमने लिख दिया। फर्स्ट कॉलम में पहला आइगन वेक्टर, सेकंड कॉलम में दूसरा, थर्ड कॉलम में तीसरा। तो ये पी मैट्रिक्स बन गया हमारे पास। फिर इसका इन्वर्स निकाला, क्योंकि इन्वर्स निकालना बहुत ही मतलब सबको पता है कैसे निकालना है इन्वर्स। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे, हर हर एलिमेंट का माइनर निकलेगा, फिर कोफैक्टर निकलेगा, फिर उसका इन्वर्स ट्रांसपोज कर देंगे, एडजॉइंट निकलेगी, पीछे बता रखा ऑलरेडी। ठीक है, इन्वर्स आई होप सबको निकालना आता है। तो ये क्या करना है, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे, तो ये आ गया मैट्रिक्स का इन्वर्स। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, ए को डायगोनलाइजेबल दिखाना। तो ए क्या होता है हमें पता है, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, ए इज इक्वल टू पी डी एंड पी इनवर्स। ए तो हमें पता है, पी भी पता है, डी और ये, तो ए क्या है, ए मैट्रिक्स है जो हमें मैट्रिक्स गिवन थी शुरू में, ए मैट्रिक्स इज दिस वन, कौन सी जो शुरू में गिवन थी हमें, शुरू में मैट्रिक्स जो गिवन थी दैट इज 3 0 -3 4 9 0 0 3, ये थी, इज इक्वल टू पी। पी मैट्रिक्स क्या है, पी मैट्रिक्स ये है 3 1 एंड 0 0 3 1 1 0 0, ये हो गया। अब जो डी मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स ना, ये जो है, जो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ डी मैट्रिक्स, डी, वो ये डी मैट्रिक्स है। ठीक है, ये जो यहाँ पे डी मैट्रिक्स लिखी है, इसको चलो मैं किसी और कलर से लिख देता हूँ डी यहाँ पे, और उसी कलर से मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ ताकि हमको थोड़ा विजिबिलिटी में ज़्यादा आसानी हो। ये जो डी मैट्रिक्स लिखी है, डी मैट्रिक्स में क्या आता है, देखो ये जो कॉलम वेक्टर है, ये वाला पहला वाला, ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग था, लैम्डा इक्वल टू 3 के, लैम्डा इक्वल टू 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे 3 आएगा, 0 0। फिर ये वाला किसके कॉरेस्पॉन्डिंग था, ये भी लैम्डा इक्वल टू 3 का, क्योंकि 3 रिपीट होता है तो 0 3 0। तो ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग था, लैम्डा इक्वल टू 4 के, तो 0 0 4 आएगा, तो 0 0 एंड 4, ये आ गया। तो ये डी मैट्रिक्स होगी। उसके बाद पी इनवर्स, तो पी इनवर्स क्या होगा, इस मैट्रिक्स का इनवर्स जो यहाँ पे हमने ये निकाल रखा है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0 0 1 1
3 -3 1 एंड 9। तो ये सब हो गया। तो अब हमने मतलब बस इतना ही करना था, हमको डायगोनलाइज करना था ना इसको। तो देखो ए मैट्रिक्स को, अब देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई चाहे हम करके भी देख सकते हैं। इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अब ये आ गया हमारे पास ना, ए इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स। ठीक है, ऐसा हो गया। तो ये हमने डायगोनल किया। तो इस टाइप से हमको निकालना होता है कि अगर कभी हमें डायगोनलाइज मैट्रिक्स करनी हो तो। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देख लो कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं ए इज सिमिलर टू डी, ए इज सिमिलर टू डी, तो दैट मीन्स क्या हो गया, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि ए इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स, या पी इनवर्स डी पी, पी डी पी इनवर्स डी पी, ऐसा लिखा था। क्या होता है कि अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये सीधे सीधे ऐसा हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी है पी इनवर्स ऐसी रहेगा, मतलब डिटर्मिनेंट तो सबका ही निकलेगा, डिटर्मिनेंट सॉरी, चलो मैं निकालता हूँ पी डी पी, ये डी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, पी होगा। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे इस मैट्रिक्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन लगा, जैसे मैंने ए स्क्वायर करा, तो ए स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, पी इनवर्स ऐसे रहेगा, और डी का स्क्वायर हो जाएगा, और पी ऐसे रहेगा। ठीक है। अब देखो जैसे मुझे इस मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालना हो जो पीछे था, इस मैट्रिक्स का, तो ये मैट्रिक्स, क्योंकि अभी ये मैट्रिक्स तो थोड़ी टफ है निकालना, लेकिन ये जो मैट्रिक्स है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, 3 3 4, इस टाइप से सिंपल इसमें डायगोनल एलिमेंट है। तो इस मैट्रिक्स में क्योंकि सिर्फ ये डायगोनल एलिमेंट है और कुछ है ही नहीं, तो इसका स्क्वायर, ट्रेस निकालना, डिटर्मिनेंट निकालना, सब कुछ इसका आसान है। तो इसलिए ऐसा होता है कि जैसे ए इनवर्स, ए टू द पावर ए स्क्वायर करेंगे तो पी डी पी इनवर्स हो जाएगा। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं वैसे तो। ठीक है, पर हम प्रूफ इसको प्रूफ इसका नहीं देखते हम। तो ए टू द पावर एन करेंगे तो ए टू द पावर एन भी ऐसा हो जाएगा, मतलब पी इनवर्स डी टू द पावर एन और पी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये है। तो और तीसरा जो है ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ क्या हो जाएगा, वो सीधे सीधे ट्रेस ऑफ डी के इक्वल हो जाएगा। जो डी का ट्रेस होगा वही ए का भी ट्रेस होगा। चाहे तो हम, क्योंकि डी में क्या है, डी के डायगोनल में आइगन वैल्यूज होते हैं, मैट्रिक्स का ट्रेस आइगन वैल्यू के इक्वल ही तो होता है, आइगन वैल्यू के सम के इक्वल ना। चाहे तो हम यहाँ पीछे देख भी सकते हैं, इन तीनों का सम कितना है, 3 4 3, इनका भी वही है 3 4 3, सम सेम आएगा। ये तो एक पर्टिकुलर मैंने एग्जांपल लिया था, इसमें तो इजी से निकल गया, लेकिन ये जल्दी से निकलता नहीं है, ये जो इनवर्स हो गया। ठीक है, आइगन वैल्यूज में निकालनी है, आइगन वेक्टर में निकालने हैं, तो लेंथी प्रोसेस है। एग्जाम में ये निकालने के लिए नहीं आएगा, पर इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकता है, मतलब ना कि सपोज ये लिखा है, बोल रहा है कि ए टू द पावर एन कितना होगा, तो हमें ये इस तरीके से पता होना चाहिए। उस तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ डी के इक्वल, डिटर्मिनेंट को इस तरीके से लिख देते हैं हम कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ डी। तो क्योंकि सिमिलर है ना, तो सिमिलर में अभी पीछे देखा हमने कि सिमिलर मैट्रिक्स में क्या होती है, सारी प्रॉपर्टीज लगभग सारी सब कुछ सेम होता है। ठीक है, ये तो ये इतना था इस लेक्चर में। तो सारे टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो लीनियर अलजेब्रा हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।